गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायली दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायली संसद में भाषण भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को एक सिरे से गढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने इसराइल के साथ संबंध को लेकर कम से कम एक बात साफ कर दिया है कि इस संबंध पर अब किसी तीसरे देश का असर नहीं होगा। भारत इसराइल संबंध पर अब फिलिस्तीन का असर नहीं रहा और ना ही अरब देशों का। लेकिन मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा है। अमेरिकी जेट कभी भी ईरान पर बमबारी शुरू कर सकते हैं और उस वक्त भारत और इजरायल अपने रक्षा संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी का यह दौरा भारत की विदेश नीति का भी टेस्ट करेगा। भारत इसराइल और दूसरे मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के इसराइल दौरे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने गाजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि बदलते जियो पॉलिटिकल हालात में जब खुद ईरान सऊदी पाकिस्तान के साथ सैन्य गठबंधन में घुसने के लिए छटपटा रहा है तो उसे भारत इसराइल संबंध से क्यों दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान भारत और इसराइल कुछ क्रिटिकल डिफेंस डील पर सहमत होने वाले हैं। इसराइल वो आयरन बीम भारत के साथ बनाने को मंजूरी दे सकता है जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। खुद इजरायली सेना ने भी पिछले साल दिसंबर में ही उसे शामिल किया है। यह अत्यंत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एरो डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, नेक्स्ट जेन ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम, रैमपेज मिसाइल और एयर लोरा मिसाइलों को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता होने की उम्मीद है। अगर ईरान पर इसराइल और अमेरिका हमला करते हैं तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। उन्होंने कहा कि भारत निष्पक्ष रहेगा। भारत उसे उन देशों का मामला मानेगा। भारत दोनों देशों से शांति की अपील करेगा। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट में विदेश मामलों के एक्सपर्ट हर्ष वी पंत ने कहा कि भारत ये दिखाना चाहता है कि वह इसराइल के साथ अपनी पार्टनरशिप के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही मिडिल ईस्ट में अपनी प्राथमिकताओं को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट 24 के कोऑर्डिनेटर इन चीफ डैन फेफरमैन ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा कि यह साफ है कि दोनों प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच इतने सालों से बहुत अच्छे करीबी रिश्ते रहे हैं। जब से वे दोनों सत्ता में हैं ऐसे लगता है वे एक दूसरे से सहमत है। दुनिया को देखने का उनका नज़रिया एक जैसा है। खतरों, चुनौतियों, गठबंधनों को लेकर उनका नज़रिया एक जैसा है और उन्होंने इतने सालों में यह करीबी रिश्ता बनाए रखा, इसके बावजूद कि वे लगभग 9 सालों से आमने सामने नहीं मिले थे। भारत ने वर्षों से इसराइल और ईरान के बीच के संबंध को बैलेंस करने की कोशिश की है। भारत के ईरान से भी काफ़ी करीबी रिश्ते हैं। नवभारत टाइम्स से बात करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फैकल्टी डॉक्टर मनन द्विवेदी ने कहा कि भारत की नीति अब डी नेशन से आगे बढ़कर एक सक्रिय संतुलन की ओर बढ़ गई है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि लेकिन ऐसा नहीं कि भारत ईरान से लेकर रिश्ते को कम करके आंकता है। भारत ने जून 2025 में संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों से संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की थी। इसराइल के साथ गहरी दोस्ती के बावजूद भारत लगातार फिलिस्तीन के लिए एक स्वतंत्र देश और दो राज्य समाधान का समर्थन करता रहा है। डॉक्टर मनन द्विवेदी ने कहा कि भारत I2U2 भारत, इसराइल, अमेरिका, यूएई जैसे समूहों के माध्यम से इसराइल के साथ मजबूती से जुड़ा है तो ब्रिक्स के माध्यम से ईरान के साथ जुड़कर अपने हितों को साध रहा है। भले ही भारत फिलहाल चाबहार से बाहर निकल गया हो लेकिन आगे जाकर भारत फिर से इससे जुड़ेगा। इसलिए डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति की यह सबसे बड़ी खूबसूरती भारत डी-नेशन की नीति पर चलता है। यानी भारत इसराइल और ईरान के साथ अपने रिश्तों को एक दूसरे के चश्मे से नहीं देखता। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और इसराइल के बीच करीबी संबंध से ईरान में शायद थोड़े विश्वास की कमी हो सकती है। ईरान के कट्टरपंथी समूह भारत के खिलाफ इसका प्रचार अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत और ईरान के रिश्तों में खटास आती है तो ईरान पूरी तरह से चीन के प्रभाव में जा सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि ईरान जानता है कि भारत उसके लिए चीन का एकमात्र बड़ा विकल्प है जो निवेश और व्यापार ला सकता है, इसलिए वो भारत को खोना नहीं चाहता। अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए ईरान और भारत का एक साथ होना जरूरी है। यह मजबूरी ईरान को भारत से दूर होने से रोकती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के मिडिल ईस्ट ऑफिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा कि भारत की देसी डिफेंस टेक्नोलॉजी अभी भी कई मोर्चों पर पीछे है, खासकर जब युद्ध ज़्यादा ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत के पास सबसे अच्छे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट न मांगने की लग्जरी नहीं है और इसराइल भारत की ज़रूरत को बहुत अच्छे से पूरा करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत इसराइल के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाएगा लेकिन मिडिल ईस्ट के अपने पार्टनर्स और ईरान के साथ रिश्ते पर इसका आँच नहीं पड़ने देगा। ये बात करें पाकिस्तान की सेना पर हमले और उसके बेस पर नुकसान हालिया समय में बढ़ गया है। रावलपिंडी में नूर खान बेस में भीषण आग लगने की घटना में पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक पायलट की मौत हो गई है। इस घटना में एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट की गंभीर चोट आई है, वो करीब 80% जल गया है। मिलिट्री में इस तरह के नुकसान मामले लगातार हो रहे हैं जो पाकिस्तान की चिंता को बढ़ाता है। रेजोनेट न्यूज़ के मुताबिक नूर खान बेस में आग सिलेंडर के गैस लीकेज के कारण लगी। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद फ्लाइट लेफ्टिनेंट वासिफ की मौत हो गई। रिपोर्ट बताती है कि वासिफ की हाल ही में शादी हुई थी।
उनके परिवार में दुख का माहौल है। इससे मिलती जुलती घटना में एक स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO के दौरान घायल हो गया। कैप्टन हारिस मिराज 24 फरवरी को बलूचिस्तान के किसी इलाके में ऑपरेशन में घायल हुए। इससे पहले 21 फरवरी को पाकिस्तानी आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में झटका लगा था। बन्नू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान या उससे जुड़े किसी ग्रुप ने एक गाड़ी में लगे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमला किया। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और एक सिपाही करामत शाह की मौत हो गई। बन्नू में हमले के बारे में अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों ने एक सुसाइड बॉम्बर को रोक लिया, जिससे बन्नू शहर में बड़ा खतरा टल गया। ये घटनाएं पाकिस्तान के मिलिट्री के जवानों की सुरक्षा चुनौतियों को दिखाती हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को रूटीन बेस और एक्टिव काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन में नुकसान उठाना पड़ा है। एक और बार पाकिस्तान के बारे में बात करें हम, पाकिस्तानी सरकार ने अपनी ज़मीन पर हो रहे हमलों के लिए एक बार फिर भारत पर दोष बढ़ाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बलूचिस्तान पर हमलों में हम भारत का हाथ होने का दावा करते रहे हैं। हमारे दावे को हालिया दिनों में इन हमलों पर भारत की ओर से आई प्रतिक्रिया सही साबित करती है। पाकिस्तान ने लगातार ये आरोप लगाए हैं कि बलूचिस्तान में BLA जैसे जो गुट आर्मी को निशाना बना रहे हैं, उनको भारत का समर्थन है। हालांकि भारत ने इस तरह के इल्ज़ाम को पूरी तरह से खारिज किया है। जियो TV के मुताबिक पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, बलूचिस्तान में हाल में हुए आतंकी हमले में पर भारत के रिएक्शन ने इन गतिविधियों में बाहरी लोगों के शामिल होने की पाकिस्तान की बात को साबित कर दिया है। उन्होंने इंडिया के विदेश मंत्रालय के हालिया बयान को गलत कहा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को अपनी कमी को दूसरे देशों पर डालने से बाज आने को कहा था। पिछले महीने बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के कई हिस्सों में हमले किए हैं। पाक मीडिया का दावा है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 22 जवान और 36 आम नागरिक मारे गए हैं। हालांकि विदेशी मीडिया मरने वालों की तादाद 200 से ज़्यादा मानती है। इस दौरान BLA ने कई इलाकों को नियंत्रण में ले लिया था। बीते महीने के आखिर में BLA के भीषण हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि भारत के स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान TTP और BLA जैसे गुट के आतंकवादियों ने क्वेटा, मस्तूंग, मुस्की, दलबदीन, खारन, पंजगुर, टम्प, ग्वादर और पसनी के आसपास आम नागरिकों को निशाना बनाकर कई हमले किए हैं। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकी हमलों को झेल रहा है। खासतौर से बलूचिस्तान और KV प्रांत में चीज़ें उसके लिए बद से बदतर हो रही हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे घटनाक्रम को भारत और अफगानिस्तान पर डालने की कोशिश की है। पाकिस्तान का कहना है कि इन दोनों पड़ोसी देशों की वजह से उसकी ज़मीन पर हिंसा हो रही है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.